नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सामाजिक न्याय और चुनावी हिंदुत्व ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी ही आमतौर पर जान पड़ते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां धर्म के लिए, सांप्रदायिकता के लिए और धर्म और सांप्रदायिकता के बीच की महीन लाइन को खत्म करने वाली दिशा में जो व्यवस्था बढ़ाती हुई दिखती है, उस व्यवस्था के लिए सब कुछ त्याग करने, अंग्रेजी में कहें तो गिव अप करने की प्रेरणा दी जाती है। लेकिन वही सामाजिक न्याय की बातें समाज के अलग अलग वर्गों के लिए, तबकों के लिए हासिल करने की बातों की तरफ लेके जाता है। और इन दोनों के बीच जब सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के चुनावी जुमले सामने आते हैं तो स्वाभाविक है कि जुमलों में ही सही टकराहट तो दिखती है, लेकिन क्या यह हकीकत है या फसाना है, जहां इस देश में एक तरफ सामाजिक न्याय की बात अब जाति जनगणना और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के रूप में सामने आ रही है, उस मांग के रूप में सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत खोदो अभियान, मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर, और इसके साथ साथ चुनावी हिंदुत्व का नया नया चैप्टर रोज बरोज ऐड होता रहता है। लेकिन इसी दौर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। परेशानी बढ़ाई कब है? जब राजनीतिक तौर पर मंडल राजनीति के, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े लिटमस टेस्ट माने जाने वाले राज्य बिहार में इस वर्ष अब इकलौता चुनाव बचा है। और उसके पहले राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी को आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। यह चिट्ठी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को लिखी गई है। और किसके लिए लिखी गई है? एनसीबीसी और एनसीएससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इन दोनों संवैधानिक संस्थाओं में जो सदस्यों के पद खाली है उनके लिए लिखी गई है। और इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है इस चिट्ठी के दोनों पन्नों को लगाकर, उसके बाद जो हालात है, उस हालात को आप देखने की कोशिश करें तो यही जान पड़ता है कि जब आयोग जो न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय के दायरे में कौन कौन सी चीजें चल रही है और कौन कौन सी चीजें प्रासंगिक है, जिन्हें लाया जाना जरूरी है, उन सब पर सुझाव देने के लिए कमेटी बनी है, जब वहीं के पद नहीं भरे जा रहे तो फिर सामाजिक न्याय के तहत कॉलेज, यूनिवर्सिटी या बाकी जगहों पर जो पद भरने की बातें होती है, चाहे उसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो, चाहे उसमें ओबीसी आरक्षण हो, चाहे उसमें एससी एसटी आरक्षण हो, किसी भी तरह के आरक्षण के तहत पदों को भरने की बात होती है, तो वहां पर सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित हो जाएगा जब इनके लिए बने हुए आयोग में मेंबर ही नहीं होंगे? सवाल कौन उठाएगा? रिपोर्ट कौन पढ़ेगा? रिपोर्ट की स्क्रूटनी कौन करेगा? और स्क्रूटनी के बाद कमीशन के अंदर बैठ करके सिफारिशें करने का काम क्या अध्यक्ष और एक आध मेंबर ही कर लेंगे? पिछड़ा वर्ग आयोग में भी काफी पद खाली है, अनुसूचित जाति आयोग में भी पद खाली है, और इसी पर राहुल गांधी ने ध्यान दिलाया है सरकार का। स्वाभाविक है कि एक तरफ जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में पदों को भरने की प्रक्रिया कैसे चलती है, आप जान ही रहे कि कैसे चल रही है, किस तरह से चलाई जा रही है। दरअसल एक तरफ समाज के अंदर जो डिवाइड बढ़ती जा रही है, उस पर तो एक अलग वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा कि भारत में हैव्स और हैव नॉट्स, यानी जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है, उनके बीच की खाई अब इतनी बढ़ चुकी है कि इस देश के 10% लोगों के पास, टॉप 10% लोगों के पास इस देश की 40% से ज्यादा संपदा आकर इकट्ठी हो गई है। 100 करोड़ लोगों के पास इस देश में, 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोगों की यह हैसियत नहीं है कि वो अपने खाने पीने और रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा 1 रुपए भी खर्च करने की सोच सके। और उस देश में वंचना का आधार, गरीबी का आधार, अवसरों की उपलब्धता में कमी का आधार, इन सब का बड़ा आधार सदियों से चली आ रही विषमता है। विषमता के साथ साथ क्षेत्रीय असंतुलन है, असंतुलन के साथ साथ जातीय और सामुदायिक असंतुलन है, वर्गीय क्लास बेस्ड असंतुलन है, इंबैलेंस है। तो इन सारे इंबैलेंस यानी असंतुलन के बीच असंतुलन को कम करने के लिए जो जो आयोग बनाए गए, उन आयोगों में सदस्यों की संख्या पूरी ना हो तो फिर कैसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा?
राहुल गांधी कह रहे हैं जाति जनगणना होगी, चुनाव में वो कह रहे थे कि नौकरियां दी जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे, खटाखट पैसे लोगों के पास जाएंगे, लेकिन पैसे देने वाली व्यवस्था चाहे कोई भी सरकार करे, क्या इस देश के अंदर रेवड़ीवाद की प्रवृत्ति को और बढ़ावा नहीं दे रही है? और पैसा बांट देना क्या सॉल्यूशन है? आयोग में सदस्यों की भर्ती करना और समाज के सामूहिक रूप से उस समाज के भीतर जो चल रहा है, उस चल रही परिस्थितियों के बीच से उनकी तरक्की का रास्ता ढूंढने के लिए जो वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण विकसित किए जाने की जरूरत है, और जहां से इसकी बुनियाद पड़नी है, जहां से इसकी आवाज उठनी है, वही जगह खाली है। 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। SC/ST कमीशन तो काफी पहले से था, बाद में उसे अलग कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यानी NC/SC और NC/ST, उसको अलग कर दिया गया ताकि बुनियादी जरूरतों और बुनियादी वास्तविकताओं को पढ़ने में आसानी हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? अल्पसंख्यक आयोग की तो बात ही नहीं हुई है। वहां की स्थिति की बात करें तो वहां की स्थिति और भी निराली है। अल्पसंख्यक आयोग की बात जब नहीं हुई है तो एक सवाल और उठता है, और यह सवाल नरेंद्र मोदी से ही नहीं बल्कि राहुल गांधी से भी उठता है, और बहुत मजबूती से इसे उठाए जाने की जरूरत है। इस देश में SC/ST के लिए आरक्षण दिया गया तो SC/ST आयोग बना। इस देश के अंदर जब OBC को आरक्षण दिया गया, OBC आयोग बना। और इस देश के अंदर जब EWS यानी सामान्य श्रेणी के, जनरल कैटेगरी के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण दिया गया, उनके लिए अब तक कोई संवैधानिक आयोग नहीं बना। क्यों नहीं बना? निश्चित तौर पर यह बात राहुल गांधी तक जानी चाहिए कि आयोग जब बना, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए एक आयोग उनके लिए भी बनना चाहिए था, क्योंकि सामाजिक न्याय की धारा कभी भी एक्सक्लूसिव नहीं, हमेशा इंक्लूसिव होती है, समावेशी होती है। और जब वो समावेशी है, और जो समावेशी करने के लिए ही राहुल गांधी जो मिशन चला रहे हैं, अब सरकार के ऊपर इसके लिए दबाव बनाने का वक्त है। अब 14 से 24 के बीच की परिस्थितियां नहीं है जहां लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल नहीं था। एक बेहद स्वागत योग्य फैसला राहुल गांधी ने किया कि वीरेंद्र कुमार जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर हैं उनको चिट्ठी लिखी, विभागीय मंत्री को चिट्ठी लिखी और खाली पदों को भरने की मांग की इन दोनों आयोगों में। लेकिन जरा उसके आगे की परिस्थिति को देखें, NFS क्यों किया जा रहा है? बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखा गया कि OBC के पदों को NFS कर दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल, यानी किसी खास कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिले तो NFS कर दिया गया। अगर NFS करने की प्रक्रिया यदि वास्तविक है तो किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदा होने का इससे बड़ा अवसर और इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता जब उस सरकार या वो पार्टी सत्ता में लंबे वक्त से बनी हुई है और उसके राज्य में अलग अलग कैटेगरी में काबिल लोग नहीं मिल रहे। काबिल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था को उस ढंग का बना दिया गया है कि काबिल लोग नहीं आ रहे? या वाकई यदि यह स्थिति है कि जानबूझकर NFS किया जा रहा है तो यह और ज्यादा शर्मिंदगी की स्थिति है। सरकारों को इन सारी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि सरकारें अवसर की उपलब्धता के लिए होती है, अवसरों को बायस्ड तरीके से, पक्षपाती तरीके से देखने और समझने के लिए नहीं। अब देखें, राहुल गांधी समावेशी विकास की बात तो करते हैं, चिट्ठी भी लिखी है, सरकारों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है यह सवाल है। अक्सर मीडिया के लोगों से, यूट्यूब के लोगों से राहुल गांधी मिलते हैं तो पूछ बैठते हैं इसमें कितने OBC हैं, कितने SC/ST हैं, कितने EWS हैं, पूछ बैठते हैं। पूछना भी चाहिए, लेकिन ये सवाल जब वो पूछते हैं उसके बाद सत्ता के ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो होती नहीं है, बल्कि दूसरे तरह से राहुल गांधी को ही बदनाम करने का खेल चलता है। एक वाजिब सवाल को हो सकता है कि राहुल गांधी के लहजे पर किसी को आपत्ति हो। लोकतंत्र में सबको किसी के लहजे पर आपत्ति करने का अधिकार है, और लहजे पर आपत्ति यदि की जाए तो सवाल पूछने का लहजा कभी आपत्तिजनक हो ही नहीं सकता यदि सवाल में शब्दों की मर्यादा हो। लहजा तब आपत्तिजनक होता है जब किसी की भैंस खोलकर कोई ले जाए, मंगलसूत्र ले जाए और किसी खास समुदाय के लोगों को दे दे, ऐसी बातें कही जाती है।
जब रंग को वायरस बताया जाता है, जब कपड़ों को देखकर व्यक्तियों की पहचान की जाती है, निश्चित तौर पर वो लहजा आपत्तिजनक माना जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है वो यही है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं में जब वहीं पर भागीदारी संपूर्ण नहीं है, वहीं पर उनकी मेंबरशिप पूरी नहीं की गई है, वहीं पर कहीं उपाध्यक्ष तो कहीं सदस्य तो कहीं मेंबर सेक्रेटरी का पद खाली है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का सामाजिक न्याय मौजूदा सिस्टम के अधीन हो रहा है। देखते जाइए, अमृतकाल है, शायद अमृतकाल में इसी तरह का सामाजिक न्याय होता हो और आगे भी चलता रहे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब मजबूत विपक्ष है तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो सरकार को जवाब देना होगा। देखिए, जवाबों से भागने की प्रक्रिया में सरकारें क्या वाकई जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर पाई हैं? यही बजट सत्र के सेकेंड हाफ में, रिसेस पीरियड के बाद जो अभी शुरू होना है, उसमें देखा जाना है। तो देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।